नया सवेरा है नई बात करेंगे, नया सवेरा है नई बात करेंगे, कल हार के सोए थे आज एक नई शुरुआत करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI एंड अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अकेडमी द्वारा रिसेंटली 5 दिसंबर से फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो बच्चे 10th 12th की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम में स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। इसके पहले हम 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो मैं आपको प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और श्योरली यदि आपने इस 40 डेज की क्लास को रेगुलरली बेसिस पर डेली बेसिस पर अटेंड कर लिया और यदि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में A+ स्कोर जरूर होगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से और डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 5, जिसमें हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे ग्लम्पस ऑफ इंडिया। तो जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लम्पस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि यदि मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा पार्ट करके बना दूंगा तो आपको थोड़ा सा समझने में और याद करने में थोड़ी सी इजी लगेगी। ठीक, तो जैसे कि पहले पार्ट ए में दिया हुआ है अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर। पार्ट बी में दिया हुआ है कूर्ग और पार्ट सी में दिया हुआ है टी फ्रॉम असम। इसकी समरी में तीनों जो चैप्टर की अलग से डिस्कस करा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा आपको इसे क्वेश्चन से डिस्कस करा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग सके। और इसकी समरी शायद मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इसके की पॉइंट्स वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, सभी के 1 लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे ही मेरा कुछ 50% होता है या फिर समथिंग मेरी क्लास में 30 दिसंबर तक होती है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के में इसी चैनल पर आपको 1 लाइनर प्रोवाइड करा सकूं विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको उससे भी आइडिया लग सके कि यदि किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज आप फंस जाते हैं या कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि मैं उसको पढ़ के नहीं गया हूँ, तो उस 1 लाइनर बेस पर आप उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे बना सकें। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए के बारे में। जैसा कि पार्ट ए दिया हुआ है अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर। यह जो स्टोरी है वो एक बेकर फ्रॉम गोवा से ली गई है, गोवा के बेकर से ली गई है। उस टाइम पर यह बताया गया कि जो पहले के बेकर हुआ करते थे वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उनकी जो ब्रेड बेचने का तरीका होता वो कैसे ब्रेड बेचते थे, इस सब कुछ उस स्टोरी में बताया गया है। जैसे कि इस स्टोरी में मोस्टली एक बात की गई, जो गोवा का बेकर होता था वो कुछ इस टाइप के कपड़े पहनता था जिसको कबई बोला जाता था, और जो एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप हुआ करती थी जो अपने नी तक जाती थी। और मोस्टली यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में ही जो पार्ट दिए गए हैं उन तीनों पार्टों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और मेरा कहने का तात्पर्य होता है कि यदि आपने किसी भी चैप्टर की समरी को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मान चलिए कि 50% क्वेश्चन आपको पहले से ही लर्न हो गए। जब केवल आप क्वेश्चन लर्न करने बैठोगे, आंसर लर्न करोगे, तो आपको वो चीज़ें माइंड में बार बार क्लिक होती रहेंगी, जिससे आपके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं उस चैप्टर से संबंधित उसके गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 मिनट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉट लेजिस्टिक अबाउट, कि जो गोवा के एल्डर हुआ करते थे वो गोवा के जो एल्डर हुआ करते थे उनके बारे में क्या बोला करते थे। नॉट लेजिस्टिक अबाउट का मतलब होता है उनका क्या मत था वहाँ पर, है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है द एल्डर्स इन गोवा आर नॉट लेजिस्टिक अबाउट, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको लर्न करना है। 1 मिनट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना आपको समथिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको जो लर्न करना है वो करना है यहाँ से। जैसे दिया हुआ है द एल्डर्स इन गोवा आर नॉट लिस्टिक अबाउट, कि जो गोवा के एल्डर्स हुआ करते थे वो 1 मिनट, जो गोवा के एल्डर हुआ करते थे उनका नॉस्टैल्जिया के बारे में क्या मत था। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है अबाउट द ओल्ड पुर्तगीज डे, उन्होंने उन पुराने पुर्तगाली दिनों की बात कही है। एंड देयर लव्स फॉर लूप्स ऑफ ब्रेड, कि जब उनका जो इंटरेस्ट था
वो या उनको जो सबसे पसंद था वो क्या था, लोफ्स ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का टुकड़ा, उसके बारे में बात की गई है। मतलब जो गोवा के नॉस्टैल्जिक हुआ करते थे उन्होंने स्पेशली उन पुर्तगाली दिनों की बात की है जहाँ पर उन्हें बहुत पसंद था क्या, एक ब्रेड का टुकड़ा। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और मैंने जो ये वीडियो बनाई है या फिर जो मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड में करा रहा हूँ, ये मल्टीपल क्वेश्चन के बेसिस पर भी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरी हर वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि आप मल्टीपर्पजनल एग्जाम की तैयारी मल्टीपर्पजनल क्वेश्चन को अटेंड कर सकें, चाहे वो आपसे MCQs बेस में पूछ लिया जाए, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, चाहे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। मेरी कोशिश यह रहती है कि किसी भी कंडीशन में आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए या कोई भी आंसर लैप्स या नंबर लैप्स नहीं होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इसमें दिया हुआ है, व्हाट आर दोस बेकर नॉन इन गोवा, कि उन दिनों या फिर हाँ उन दिनों जो बेकर हुआ करते थे उनको गोवा में क्या कहा जाता था। तो दे आर कॉल्ड पैडर इन गोवा। ये आपसे MCQ से नहीं पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दोस बेकर्स नॉन इन गोवा, दे सकते हैं, पैडर दे सकते हैं, कैडर दे सकते हैं। मतलब वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सही या जो राइट ऑप्शन होगा उसको टिक करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 मिनट फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास था व्हाट आर दोस बेकर इन गोवा या व्हाट आर दोस बेकर नॉन इन गोवा, कि उस टाइम पर उन बेकरों को क्या कहा जाता था गोवा में। तो दे आर कॉल्ड पैडर इन गोवा, उस टाइम पर उनको पैडर कहा जाता था। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको दिया हुआ है, हाउ वर द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर रिकॉर्डेड, कि जो बेकर हुआ करता था वो अपना मंथली रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता था, है ना, कैसे। यहाँ पे लिखा है देखो, अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है रखना है, अपने पास रखना है, कि वो मंथली का जो अकाउंट होता था, मंथली का जो पूरे महीने का अकाउंट होता था, पूरा खाता होता था, वो अपने पास कैसे उसको मेंटेन करता था, रखता था। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड, इतना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। आपको लर्न करना है बॉय द वुमेन इन अ, बॉय द वुमेन, जो मंथली अकाउंट हुआ करता था वो एक लेडीज के द्वारा मेंटेन किया जाता था। इन अ स्मॉल बॉल बाय पेंसिल, एक छोटी सी पेंसिल हुआ करती थी, वो उसको बॉल पर मेंटेन किया करती थी, मतलब उस पेंसिल की हेल्प से बॉल पर लिखा करती थी पूरा मंथली का रिकॉर्ड, पूरे महीने भर का जो हिसाब किताब हुआ करता था वो उसमें लिखा करती थी। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, कि जो जैक फ्रूट होता है उसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे जो जैक फ्रूट होता है इसका तात्पर्य होता है कटहल, कि कटहल से तात्पर्य क्या होता है, कटहल क्या दर्शाता है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स डैट, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स डैट आ प्लम फेजिक्यू, प्लम फेजिक्यू मतलब होता है एक सुरुल आकार का, एक थोड़ा सा मोटा टाइप। तो वो कौन प्रोवाइड मतलब कौन शो करता है, वो जैक फ्रूट है, कटहल दर्शाता है। जैसे कभी आपने कटहल देखा, वो थोड़ा सा मतलब साइज में थोड़ा सा कम और फैला हुआ होता है, मतलब थोड़ा सुरुल आकार का होता है, उसको क्या बोला जाता है, कटहल बोला जाता है। तो कटहल क्या बताता है, एक सुरुल आकार को दर्शाता है, मतलब एक फिट बॉडी को दर्शाता है। ठीक, इसके बाद अब मैं जो आपको क्वेश्चन 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दोनों पर्पज से पूछ लिया जाता है। यदि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप केवल दोनों जो आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं उसका 1 लाइन लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में और 3rd नंबर के लिए पूछा जाता है तो आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हाट डिड द बेकर्स बियर, कि बेकर्स क्या पहनते थे, इन द पुर्तगीज डे, पुर्तगाली दिनों में, और व्हेन द एथर वाज यंग, जब जो एथर था वो क्या था, यंग था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर के बारे में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन द पुर्तगीज डे द बेकर यूजली बोर आ पेकुलर ड्रेस, जो पुर्तगाली दिनों में जो बेकर हुआ करता था वो मोस्टली सामान्यतः एक ड्रेस पहना करता था, आ पेकुलर ड्रेस विच वॉज कॉल्ड कबई, जिसको कबई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप हुआ करती थी। रीच डाउन द नीस, जो घुटनों तक जाती थी, नीस का मतलब होता है घुटनों तक, मतलब वो पार्टीशन में कोई कपड़े नहीं पहनते थे, वो एक लॉन्ग टाइप फ्रॉक टाइप पहना करते थे जिसको कबई कहा जाता था, और वो उनकी घुटनों तक जाती थी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी आंसर नंबर 2, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हेन द एथर वाज यंग, अब बात हो रही है कि जब एथर यंग था, इसको आप इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो द बेकर्स बोर शर्ट्स एंड ट्राउजर, तो जो बेकर्स हुआ करता था वो उस टाइम पर शर्ट और ट्राउजर पहना करता था। बिच वर
शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो क्या हुआ करता था, बहुत शॉर्टर हुआ करता था लेकिन उसकी लेंथ पूरी होती थी। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो लंबा हुआ करता था वो हाफ पैंट्स के बराबर हुआ करता था। मतलब वो जो एथर था वो अपने दिनों में जो एथर था वो अपने दिनों में क्या करता था, एक शर्ट और ट्राउजर पहना करता था, जो क्या हुआ करता था, बिच वर्स 1 मिनट, इसमें लिखा हुआ है बिच वर शॉर्ट देन फुल लेंथ, जो छोटा हुआ करता था लेकिन उसकी लेंथ हुआ करती थी वो पूरी होती थी या फुल होती थी। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट जैसे आप कैपरी वगैरह पहनते तो उससे थोड़ा सा वो ज़्यादा हुआ करता था। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यह 1 मिनट, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर टाइप और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, व्हाट डिड द बेकर्स बियर, कि बेकर्स क्या पहनते थे, इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, और व्हेन द एथर वाज यंग, कि जब एथर क्या था, यंग था। ठीक, तो बात करते हैं आंसर नंबर 5 की पार्ट या फिर आंसर 1 की। इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगाली दिनों में, इन द पुर्तगीज डेज बेकर यूजली बोर आ पेकुलर ड्रेस, जो बेकर्स हुआ करता था मोस्टली यूजली सामान्यतः एक ड्रेस पहना करता था, विच वॉज कॉल्ड कबई, जिसको कबई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जो एक सिंगल पीस की लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन द नीस, 1 मिनट, रीचिंग डाउन द नीस, जो घुटनों तक जाती थी। रीचिंग डाउन से मतलब होता है जो घुटनों तक जाती थी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आंसर नंबर 2, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हेन द एथर वाज यंग, जब एथर यंग था, द बेकर्स बोर शर्ट्स एंड ट्राउजर, तो वो शर्ट और ट्राउजर पहनता था, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो शॉर्ट हुआ करता था लेकिन उसकी जो लेंथ होती थी वो फुल होती थी। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट होता था उससे थोड़ा सा लंबा हुआ करता था। ठीक, तो हमने इसका पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर। तो पार्ट बी जैसा कि इसमें दिया हुआ है कूर्ग, तो यहाँ पे जो कूर्ग चैप्टर है ग्लम्पेस ऑफ इंडिया का पार्ट बी, इसमें एक जाति की बात की गई है, एक जनजाति की बात की गई है जो कुर्ग जनजाति हुआ करती थी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जैसे कि दिया हुआ है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, वेयर इज कूर्ग लोकेटेड, कूर्ग कहाँ स्थित है। तो कूर्ग स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, जो कूर्ग है वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, विच लाइस बिटवीन, जो स्थित है मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, जो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में स्थित है। सीधा कहने का मतलब आपका ये है, इसमें सीधा आपको ये बताया गया है जो कूर्ग है वो कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है जो मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर होता है उसके बीच में स्थित है। ठीक, मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ, जैसा कि इसमें बताया गया है आंसर में, कूर्ग स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, जो कूर्ग है वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, विच लाइस बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, जो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर है उसके बीच में स्थित है। ठीक, जैसा कि एमसीक्यू बेस में आपसे जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, विच इज द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, तो एमसीक्यू बेस में आप इसको बता सकते हैं कि कूर्ग इज द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, वो आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें से पूछ लेंगे, विच इज द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक या कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट वो कौन है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा उसमें, कूर्ग। ठीक, चलिए तो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो आपका नवंबर का यूनिट टेस्ट हुआ था, मंथली टेस्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछ लिया जाता है वो अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे ये ना सोचें कि यदि कोई क्वेश्चन हमसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है कि हाफ क्वार्टर में पूछ लिया गया है तो वो क्वेश्चन पेपर में शायद ही आएगा कि नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे बार बार बोला था कि जो एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एमपी बोर्ड एग्जाम के डेडिकेट होते हैं वो तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लास्ट ईयर में से आपसे कम क्वेश्चन पूछे जा सकें, बाकी जो उनका जो क्राइटेरिया होता है वो उनका जो पूछने का स्टैंडर्ड होता है वो वही होता है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाई इज कूर्ग कंपेयर टू हेवन, कि जो कूर्ग है उसकी तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है। यहाँ पे हेवन का तात्पर्य होता है स्वर्ग, कि जो कूर्ग है उसकी तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है आंसर नंबर 3 में, कूर्ग इज कंपेयर टू हेवन, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण
उसकी जो तुलना की गई है वो कहाँ से किससे की गई है? स्वर्ग से की गई है। किसकी तुलना की गई है? कूर्ग की। ओके, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीपल कूर्ग, कि जो कूर्ग के लोग हुआ करते थे उनका नेचर कैसा हुआ करता था, उनका व्यवहार कैसे हुआ करता था। तो द पीपल ऑफ कूर्ग और ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट, जो कूर्ग के लोग हुआ करते थे वो बहुत साहसी हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर हुआ करते थे। दे हैव द ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेव, उनका जो ट्रेडिशन था, उनका जो रीति रिवाज था, जो उनका रिवाज था वो साहसी और थोड़ा सा क्या था, करेजियस था। मतलब वो थोड़े से कैसे हुआ करते थे, वो थोड़ा से कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा से ब्रेव और साहसी हुआ करते थे, मतलब वो थोड़ा साहसी और बहादुर हुआ करते थे। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है। यह क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और 2025 के एग्जाम की दृष्टि से, एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे मैं आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ वो टॉप रेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं मैंने खुद सेल्फ से किए हुए हैं। तो मैंने हर लास्ट ईयर क्वेश्चन को पेपर देखकर बुक्स या गाइड की हेल्प से, जहाँ से मुझसे जैसे ही बना है उसकी हेल्प से मैं आपको एक टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इससे आपको कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट करने की कोशिश नहीं करना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ने इतने सारे क्वेश्चन करा है तो इसमें से भी मैं कुछ लेफ्ट कर दूँ। यदि आप ऐसा करते हो, यदि बाई चांस वो क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया तो ये मान चलिए कि वो आप जो नंबर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, फिर लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है कि वाई डू विजिटर कीप अवे फ्रॉम द कॉर्ग ड्यूरिंग द मानसून, कि जो विजिटर्स होते हैं वो मानसून के दौरान कुर्ग से दूर क्यों चले जाते हैं। तो इसका आपको रीज़न देना है। यहाँ पे आपसे वॉइस क्वेश्चन किया गया और आप हमेशा याद रखें, एक आध दिन यदि मुझे टाइम मिलेगा बीच में तो कभी मैं आपको पूरे WJS वर्ड सिखा दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन यदि वर्ड से पूछा जाता है तो आंसर कैसे देते हैं, वाई से पूछा जाता है तो आंसर कैसे रिप्लाई करते हैं, हु से पूछा जाता है तो आंसर कैसे देते हैं, वेयर से पूछा जाता है तो आंसर कैसे देते हैं, हाउ से पूछा जाता है तो आंसर कैसे देते हैं। यदि आपने ये सीख लिया तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसका थोड़ा सा आपको आइडिया कम रहता है आंसर लिखने का, तो आप उनके आंसर अपने डेली बेसिस पर या फिर जो यदि आप उसकी समरी भी याद है तो उसके बेसिस पर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। जैसा कि इसका आंसर दिया हुआ है, द विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कूर्ग ड्यूरिंग द मानसून। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानसून के दौरान जो लोग होते हैं वो कूर्ग से दूर चले जाते हैं। 1 मिनट, हाँ, बिकॉज इट्स प्योर वेरी हैवीली ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि मानसून के समय क्या होता है, यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है तो लोग उस कारण जब मानसून होता है तो लोग वहाँ से क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। ठीक, चलिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कॉर्ग ड्यूरिंग द मानसून, इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिकॉज इट्स प्योर वेरी हैवली ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि वो जब मानसून हैवी होता है बहुत, उस वहाँ पर ठंडी पड़ती है तो लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं। ठीक, तो आज मैंने आपको इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस किया। इसमें वैसे तो पार्ट 3 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि मैं तीनों पार्ट साथ में एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अगली वीडियो जब हम आपको लेके आएंगे तो उसमें हम पार्ट सी को भी डिस्कस करेंगे और बैकअप फ्रॉम गोवा, 1 मिनट, जो पार्ट सी आपका रह गया है अ टी फ्रॉम असम, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। और यदि मुझसे थोड़ा सा बन पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा आपको तीनों चैप्टर की जो की पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्लम्पेस ऑफ इंडिया के पार्ट ए बैकअप फ्रॉम गोवा और पार्ट बी कोर के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी अपने दोस्तों के साथ जो 10th 12th के एमपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा जो मैंने आपसे वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। आपको थोड़ा सा डेली बेसिस पर आपको अपने आप को मोटिवेट और पॉजिटिव थिंकिंग से रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो ये एग्जाम के पहले का 1 से 1.5 महीने का दौर होता है उसमें बच्चे मोस्टली पढ़ते तो बहुत रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब पेपर की टाइम पर थोड़े शिथिल पड़ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़े आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्या मोटिवेट रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी के लिए आपने देखा होगा मोस्टली मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर लेक्चर जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके नीचे में कोई ना कोई थॉट्स जरूर लिख सकूँ। जैसे आज का जो हमारा डेडिकेट थॉट्स था वो तो यह था कि नया सवेरा है, नई बात करेंगे,
नया सवेरा है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज एक नई शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें उन सभी अपने दोस्तों के साथ जो एमपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।